अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। वो एक तारीक, बर्फानी और खौफनाक रात थी। शाम को घिर कर बादल आए। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई और गरज चमक के साथ ओले पड़ने लगे। तेज बर्फानी हवाएं जिस्म के पार हुई जाती थी। शाम ही से सड़कें सुनसान हो गई थी। दूर दूर तक न आदम नजर आता था न आदमजाद। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे, जिनकी साएं साएं से वहशत में और इजाफा हो गया था। मैंने शाम ही से आतिशदान में आग जला दी और लिहाफ में घुस कर बैठ गया। छन छन वाले वाक़े के बाद से हमारा बूढ़ा मुलाजिम मजर बाबा मेरे साथ कमरे में सोने लगा था। बाबा अभी इशा की नमाज पढ़ रहा था कि मुझे नींद आने लगी। मैंने किताब बंद की, लिहाफ सर तक तान लिया और सो गया। अभी मुझे सोए हुए चंद घंटे गुजरे होंगे कि बाहर से कुंडी खटखटाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। पहले मैं ये समझा कि कुंडी शायद तेज़ हवा से हिल रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि जैसे बाहर कोई और ज़ोर ज़ोर से कुंडी बजा रहा है। पहले रुक रुक कर और फिर उसके बाद जो उसने ज़ोर ज़ोर से कुंडी बजानी शुरू की तो मालूम होता था कि कुंडी चंद झटकों में हाथ में आ जाएगी। मैं दम साधे पड़ा रहा। खौफ के जाल ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। बाबा उठकर बैठ गया और खनकारने लगा। फिर आवाज़ दी, कौन है? बाबा की आवाज़ के साथ ही कुंडी की आवाज़ बंद हो गई और दरवाजे पर बैद मारने की आवाज़ आने लगी। बाबा उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर आवाज़ दी, कौन है? और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। दरवाज़ा खुलते ही तेज़ हवा जन्नाटे के साथ अंदर दाखिल हुई। ज़रा सी देर में कमरा हवा से भर गया। फिर यह हुआ कि एक चीखती चिल्लाती आवाज़ के साथ हवा बगोले की तरह सारे कमरे में चक्कर काटने लगी और फिर एकदम से ऐसे निकल गई जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। चंद लम्हों की इस हवा ने कमरे की हर चीज़ को उलट पलट कर रख दिया। गुलदान ज़मीन पर गिर पड़ा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीर धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। हवा के निकलते ही मजर बाबा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर आवाज़ दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब ना आया। कुछ देर बाबा खड़ा रहा, फिर आकर पलंग पर लेट गया। मुझे आवाज़ दी, मैंने कोई जवाब न दिया, उसी तरह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। मैंने कुछ महसूस किया कि बाबा पढ़ रहा है। फिर उसने 3 तालियां बजाई और कुछ ही देर बाद खराटे लेने लगा। मैं बहुत देर तक जागता रहा और फिर नामालूम मेरी कब आंख लग गई। इस वाक़या ने मुझे कई दिन तक परेशान रखा। बाबा ने बताया कि ये बदरूहें होती हैं जो वीरान रातों में बस्ती वालों को परेशान करने आ निकलती हैं। इस वाक़या के कोई 3 हफ्ते बाद मैं रात को हॉस्टल से घर आ रहा था। इशा का वक्त होगा। सलीम अहमद फाटक तक मेरे साथ आए। सलीम अहमद मेरे हमजमात, मेरे दोस्त थे। पनवाड़ी की दुकान से सिगरेट खरीदा और मुझे खुदा हाफिज़ कहकर वापस चले गए। मैं साइकिल पर सवार हुआ और घर की तरफ रवाना हो गया। सड़क पर बिजली के खंभे रोशन थे, लेकिन कोहर ने उनकी रोशनी को कम करके साए का सा एहसास पैदा कर दिया था। कभी कभार कोई आदमी गुजरता तो सड़क की वीरानी कम हो जाती और जैसे ही वो नज़रों से ओझल होता सड़क भाएं भाएं करने लगती। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि मैंने देखा मुझसे 20-25 गज के फासले पर कोई आदमी बैद हाथ में लिए मेरी तरफ आ रहा है। बैद और हाथ तो मुझे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन आदमी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं सड़क पर बाएं तरफ को चल रहा था और वो बैद और हाथ उसी तरफ सामने से आ रहे थे। मैंने सड़क को और बाएं तरफ कर दिया। बैद और हाथ भी उसी तरफ को हो गए। मैं घबरा गया और साइकिल को जल्दी से हॉस्टल की तरफ मोड़ दिया। अभी मैं मुड़ा ही था कि मैंने महसूस किया कि कोई कैरियर को पकड़कर साइकिल अपनी तरफ खींच रहा है। मैंने आगे बढ़ने के लिए जोर लगाया, लेकिन साइकिल 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी और मैं धड़ाम से साइकिल समेत ज़मीन पर गिर पड़ा और छन छन की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। ये आवाज़ सुनते ही मैं इतनी ज़ोर से चीखा कि पास की कोठियों में से कई आदमी निकल आए। मैं नीम मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ा था। लोगों ने मुझे उठाया और हाल दरियाफ्त किया। मैंने मरी हुई आवाज़ में सारा हाल बताया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया और बताया, अरे ये तो खान साहब का बेटा है। खौफ से मेरा बुरा हाल था। वो आदमी मुझे घर तक पहुँचा आए। मैं 1 हफ्ता पलंग पर पड़ा रहा। झाड़ फूंक, तावीज़, गंडे, डॉक्टर, हकीम, सब कुछ हुआ। रफ्ता रफ्ता इस खौफ का असर किसी हद तक कम हो गया। अब मैंने मगरिब के बाद घर से निकलना बंद कर दिया और अगर जाता भी था तो किसी को अपने साथ लेकर जाता।
अंधेरे में जाते हुए मुझे बहुत डर लगता था। रात को सोते सोते चौंक पड़ता। छन छन की आवाज़ अक्सर मेरे कानों में गूंजने लगती। एक दिन सुबह 8 बजे क्लास थी। मुझे कुछ देर हो गई, इसलिए तेज़ी से साइकिल पर जा रहा था। कॉलेज के अहाता में दाखिल होकर मैंने जल्द पहुंचने के ख्याल से पगडंडी का रास्ता इख्तियार कर लिया। पैदल आने जाने वाले आमतौर पर इसी रास्ते से आते जाते थे। बाएं तरफ एक इमली का बड़ा सा दरख्त था। अभी मैं उस दरख्त से कुछ फासले पर था कि धम से एक आदमी दरख्त पर से कूदा। उसके जिस्म पर से सर गायब था। वही बैद उसके हाथ में थी। कुछ दूर मेरे आगे आगे चला और फिर गायब हो गया। मैंने वहीं से साइकिल मोड़ी और पक्की सड़क पर आ गया। साइकिल स्टैंड पर साइकिल खड़ी की और सीधा क्लास में चला गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं पसीने से शराबूर था और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इस वाक़या के 2-4 दिन बाद की बात है कि मैं कॉलेज लाइब्रेरी की किताबें वापस करने ऊपर की मंजिल पर गया। काउंटर के करीब खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि मैंने देखा कि बहुत ही भद्दी शक्ल का लड़का मेरे पीछे खड़ा है। 2 किताबें उसके उल्टे हाथ में थी और वही बैद उसके सीधे हाथ में थी। मैं बैद देखकर एकदम घबरा गया और बगैर किताबें वापस किए जल्दी से नीचे आ गया। फिर ये हालत हो गई कि मैं अकेला न दिन में न रात में कहीं नहीं जाता था। कॉलेज भी एक दोस्त के साथ जाता और एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हुए भी कोई ना कोई मेरे साथ होता। शाम का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। एक खौफ हर वक्त साए की तरह मेरे साथ रहता। इसके बाद फिर कोई वाक़या मेरे साथ पेश ना आया और 2 साल गुजर गए। इस अरसे में मैं इस वाक़या को बड़ी हद तक भूल चुका था। एक दिन रात को 10 बजे के करीब मेरे हमजमात और अजीज़ दोस्त अनवर आलम सदीकी आए और कहने लगे कि रात ज़्यादा हो गई है, सिनेमा से आ रहा हूँ। अगर अकेला जाऊँगा तो वालिद साहब नाराज़ होंगे, तुम साथ चलो। ये बहाना बनाएंगे कि मैं तुम्हारे यहाँ था और साथ पढ़ रहा था। हम दोनों साइकिल पर बैठकर चले। अनवर को उसके घर छोड़ा और थोड़ी देर बाद बैठकर वापस चला आया। घर के करीब पहुंचा तो पहले एक पहिए की हवा निकल गई और फिर फौरन ही दूसरे पहिए की हवा भी निकल गई। मैं जल्दी से साइकिल से उतरा और साइकिल को हाथ में पकड़कर घर की तरफ चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी साइकिल को मजबूती से पकड़ लिया है। मैंने उसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। कुछ देर बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब साइकिल गिरफ्त से आज़ाद है और आगे बढ़ सकती है। मैंने साइकिल को जैसे ही आगे बढ़ाया, इतने में किसी ने बैद की मुठ मेरे गर्दन में डालकर मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरी चीखें सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल आए। लोगों के आते ही बैद मेरी गर्दन से हट गई और मैं चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लोगों ने मुझे सहारा देकर उठाया और घर तक पहुंचाया। उस दिन के बाद से मैंने वो कमरा ही छोड़ दिया। ऊपर की मंजिल पर अपने भाइयों के साथ रहने लगा। ये वो ज़माना था कि पाकिस्तान बनने का ऐलान हो चुका था और हिंदू मुस्लिम फसादात की आग पूरे मुल्क में भड़क रही थी। अगस्त 1947 में पाकिस्तान आ गया मैं और तकरीबन 2 साल बाद 1949 में शाहिद अहमद देहलवी एडिटर साकी से मेरी मुलाकात कराची में हुई और रफ्ता रफ्ता मेरे ताल्लुकात उनसे इतने बड़े कि या तो वो रोज़ाना मेरे यहाँ थे या मैं उनके यहाँ चला जाता। हम दोनों का एक दूसरे से थोड़े से फासले पर पीर इलाही बख्श कॉलोनी कराची में रहते थे। शाहिद अहमद देहलवी के 2 महबूब मशगले थे, एक अदब और दूसरा मौसीकी। महीने में एक आध बार उनके यहाँ गाने की बड़ी महफिल जमती। हफ्ता का दिन था और शाहिद साहब के यहाँ उस्ताद चांद खान के एजाज़ में दावत थी और उसके बाद गाना बजाना। रात के 3 बजे के करीब महफिल ख़त्म हुई और हम सब लोग रुखसत होकर घर से बाहर आए तो उनके घर के सामने बरगद के एक बहुत बड़े और पुराने दरख्त पर लाखों की तादाद में जुगनू चमक रहे थे। ये मंजर देखकर सब बहुत खुश हुए। दूसरे दिन शाम को जब मैं शाहिद साहब के यहाँ गया तो मैंने देखा कि बरगद का सारा पेड़ जलकर कोयला बन गया है और सिर्फ तना और चंद टुंड मुंड शाखें बाकी रह गई हैं। शाहिद अहमद देहलवी ने हमें बताया कि हमें तो मालूम ही नहीं हुआ कि इस दरख्त में आग कब और कैसे लगी और कैसे बुझ गई। सुबह को जब हम सोकर उठे और घरों से बाहर निकले तो दरख्त कोयला बना खड़ा था। बरसों उस दरख्त की यही हालत रही। फिर ये दोबारा फूटा और पहले बरगद के मुकाबले में 10वां हिस्सा आज भी शाहिद अहमद देहलवी के घर के सामने मौजूद है, जिनके साए में अक्सर लोग गर्मियों की दोपहर में पलंग डालकर सोए या लेटे रहते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मैं शाहिद साहब के घर से वापस आ रहा था कि देखा कि उसी बरगद पर एक आदमी पैर लटकाए बैठा है। सर उठाकर ऊपर देखा तो जिस्म से सर गायब था और मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि वही बैद बराबर की शाख पर लटकी हुई थी। मैं जल्दी से शाहिद साहब के घर वापस आया और शाहिद साहब को खिड़की में से बगैर सर के आदमी और लटकी हुई बैद को दिखाया। वो पैर लटकाए उसी तरह बैठा हुआ था।
उसे देखकर शाहिद साहब भी खौफजदा हो गए। फिर हम दोनों बाहर आए, लेकिन वहाँ ना वो आदमी था और ना वो बैद। शाहिद साहब ने इस वाक़या का जिक्र अपनी बीवी बच्चों से इसलिए नहीं किया कि वो घर से निकलते हुए डरने लगेंगे, और अशरफ सबोही साहब के भाई वसी अशरफ साहब से सारे घर को पढ़ पढ़ कर कीलें ठुकवा दी। एक दिन शाहिद साहब ने बताया कि रात को 3 बजे के करीब उस दरख्त से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती रही हैं, जैसे कोई किसी का गला घोंट रहा हो, जैसे 2 आदमी एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हों। एक भाग दौड़ सी सारे दरख्त पर होती रही। सारा दरख्त चरचराता रहा। इन आवाज़ों को सुनकर सारे मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकल आए। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। गलियों में रोशनी नहीं थी। अमावस की रात थी। टॉर्च से दरख्त पर रोशनी डाली, लेकिन दरख्त उसी तरह चरचराता रहा। इसी तरह आवाज़ें आती रहीं, लेकिन नज़र कुछ ना आया। कुछ देर बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गईं। इस वाक़या ने सारे मोहल्ला को दहशत ज़दा कर दिया। इस वाक़या के कई साल बाद मैं खाना खाकर टहलने के लिए निकला। अब मैं अपने भाई डॉक्टर अकील के साथ शुमाली नाज़माबाद में रहता था, जिसे आजकल नॉर्थ नाज़माबाद भी कहते हैं। टहलते टहलते पुल के पास पहुंचा और वहां से इकबाल टाउन जाने वाली सड़क के फुटपाथ पर हो लिया। कुछ दूर चला हूँगा कि एक पत्थर मेरे सामने आकर गिरा। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं समझा कि किसी बच्चे ने पत्थर फेंका होगा, जो इत्तफाक से यहाँ आकर गिरा है। अभी मैं 2-4 कदम ही चला हूँगा कि एक और पत्थर पहले से भी ज़्यादा करीब मेरे सामने आकर गिरा। मैंने फिर मुड़कर देखा। मुझे दाएं बाएं आगे पीछे कोई नजर ना आया। मैं फिर आगे बढ़ा। अब एक और पत्थर आ गिरा। उसके बाद पत्थर आने की रफ्तार बढ़ गई। मैं तेजी से आगे की तरफ भागा। पत्थर पीछे की तरफ से आ रहे थे। चंद 100 गज चलने के बाद बाएं तरफ की सड़क पर मुड़ गया, जिस पर इब्ने इंशा रहते हैं। उनके घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी कि इतने में एक और पत्थर मेरे करीब आकर गिरा, और फिर जितनी देर में उनके घर में से कोई आकर देखता कि कौन आया है, पत्थर मेरे करीब आकर गिरते रहे। इतने में दरवाज़ा खुला और इब्ने इंशा बाहर निकले और मुझे अंदर ले गए। बहुत देर उनसे बातें करता रहा, और फिर जब मुझे छोड़ने दरवाजे पर आए तो मैं उनसे कहा कि भाई इंशा ज़रा पुल तक मेरे साथ चलिए। इब्ने इंशा पुल तक मेरे साथ आए और फिर खुदा हाफिज़ कहकर वापस चले गए। मैं बड़ी सड़क से चलकर अपने घर वापस आ गया। 2-3 दिन के बाद अखबारों में पढ़ा कि रात से इब्ने इंशा के घर पर पत्थर आ रहे हैं। पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। ये मालूम ना हो सका कि पत्थर कौन फेंक रहा है, पत्थर कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ता तक अखबारों में इस अजीबोगरीब हैरतनाक वाक़या का चर्चा रहा, और पत्थर उसी तरह मुसलसल आते रहे, फिर खुद ही अचानक बंद हो गए। इस वाक़या से इब्ने इंशा के दिल पर क्या गुजरी वो जानते होंगे। मैं खासा परेशान हुआ। 3 साल पहले की बात है कि मैं और मेरी बीवी रात को 12 बजे के करीब सिनेमा से वापस हुए। भूख सख्त लगी हुई थी। सोचा कि खाना बाहर ही खा लिया जाए। बंद रोड पर कराची पर होटल शेराज गए, जो रात के 2 बजे तक खुला रहता है, और कार में बैठे बैठे ही खाना खाने लगे। खाना खाने के दौरान फ़कीर पर फ़कीर आते रहे। अब हम हाथ धो रहे थे कि एक आदमी जो सामने की दुकान की सीढ़ियों पर गर्दन झुकाए खामोश बैठा था, हमारे पास आया और मेरी बीवी से मुखातिब होकर कहने लगा, बेगम साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, फ़कीर नहीं हूँ, हालात का मारा हुआ हूँ, मैं भीख नहीं मांगता, आप मुझसे ये ख़रीद लीजिए। ये कहकर उसने एक बैद मेरी बीवी की तरफ बढ़ा दी। बैद देखा तो मैं सन्नाटे में आ गया। मैंने बीवी से कहा कि इसे 10 रुपये दे दो। बीवी ने मुझे घूर कर देखा। मैंने फिर इसरार किया कि इसे 10 रुपये दे दो जल्दी से। बीवी ने उसे 10 रुपये दे दिए और बैद को पीछे की सीट पर डाल दिया। बिल अदा करके हम फ़ौरन वहाँ से चल दिए। मुझे हर दम ये ख्याल सता रहा था कि ये बैद फिर कहीं कोई और नई मुसीबत न ले आए, कहीं अंगड़ाई लेकर जाग न जाए और हम पर हमला न कर दे। रास्ते में मेरी बीवी मुझसे सवाल पर सवाल करती रही। मैं खामोश था। मैंने झिलाकर सिर्फ इतना कहा, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, मैं घर चलकर बताऊंगा। गुज़श्ता 25 साल के वाक़यात एक एक करके मेरे सामने आ रहे थे, और खौफ मुझे अपनी लपेट में लेकर पसीने की शक्ल में पेशानी से बह रहा था। उसके बाद फिर कोई वाक़या मेरे साथ पेश ना आया। वो बैद आज भी मेरे पास महफूज है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की मैंने आज तक हिम्मत नहीं की। एक बड़े संदूक में लिहाफों के नीचे बरसों से दबी पड़ी है। अब भैया भी इस दुनिया में नहीं कि ये बैद मैं उनको वापस कर दूं, जो उनके बाप की निशानी थी, और जो मरते दम तक चचा मियाँ से उस बैद के खो जाने की वजह से नाराज़ रहे।